फिल्म बनाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है और उसके बाद भी अगर वो फिल्म फ्लॉप हो जाए तो क्या हाल होगा। यहाँ पर मैं आज दिखा रहा हूँ 4 ऐसी फिल्म जो इस तरीके से फ्लॉप हो गई, इतनी बर्बाद हो गई, खुद के साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर के करियर को भी ले डूबी। तो ये रही 4 सबसे ज्यादा पनौती फिल्म्स। इस पनौती लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली फिल्म वो है जिसके अंदर इतना दम था कि इंडियन फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए, बॉलीवुड को ट्रैक पे ला दे और हम सबको इन चिगमा फिल्म से बचा सकती थी। पर हुआ उसका पूरा उल्टा। जग्गा जासूस, जिसके रिलीज के टाइम ऐसी हाइप बनी थी जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो, पर रिलीज के बाद क्या हो गया, अनुराग बासु की वाट लग गई और रणबीर कपूर का करियर खत्म हो गया। एक्टर रणबीर नहीं, प्रोड्यूसर रणबीर कपूर। इस फिल्म के बारे में बस इतना जान लो कि बर्फी इतनी ज्यादा हिट हो गई तो उसके बाद ये दोनों ने सोचा एक और ऐसी फिल्म बनाते, पर इस बार और एम्बिशियस और ज्यादा एपिक और इंडिया में एक तगड़ी म्यूजिकल बना देंगे। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, पर जैसे पिक्चर बनाने शुरू किए इन लोगों ने तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते गई। पिक्चर ओवर बजट होती गई, शेड्यूल डीले हो गए, ऊपर से हीरो हीरोइन के पर्सनल लफड़े पिक्चर पे भी असर करने लग गए। कभी कभी इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता कि एक दूसरे के साथ सेट पे नहीं आते, शूटिंग भी अलग अलग करवाते थे। और ऊपर से डायरेक्टर की मस्ती तो देखो, इतनी एम्बिशियस फिल्म को भी ये इम्प्रोवाइज करके बनाते जा रहा था। फिनिश स्क्रिप्ट के बिना ही शूटिंग स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद एंडिंग तो ऐसा ही होना था। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। सब खाना खा के दारू पी के चले गए। चले गए। उस टाइम थोड़ा ध्यान दे देते तो आज इन लोगों के साथ काम नहीं करना पड़ता। 3 साल प्रोडक्शन में रहने, इतने सारे रीशूट और कई सारे एक्टर्स को रिप्लेस करने के बाद भी इन लोग के अंदर इतना ज्यादा एम्बिशन था कि फिल्म को क्लिफ हैंगर पे खत्म कर दिया। वो भी कैसा, 2 मुंडी वाला नवाज। उसका क्या होगा हमें पता नहीं और कभी पता चलने भी नहीं वाला है। रिलीज के बाद ये फिल्म इतनी बेकार फ्लॉप हुई कि रणबीर ने अपना झोला उठा लिया और ये सोच लिया कि आज के बाद प्रोड्यूस करूंगा ही नहीं। शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा, तो मेरी बात याद रखना। पर ये फिल्म ऐसा कुछ डिजर्व नहीं करती थी। इसको देखोगे तो पूरा लगेगा ये बहुत एम्बिशियस फिल्म थी और सही में इस पे पैसा खर्चा किया है, ना कि आजकल की फिल्म जो खाली बोलते रहते हैं। इसका एक एक सीन देखो, सिनेमेटोग्राफी आज भी कोई उतना अच्छा नहीं कर पाया है और इसका म्यूजिकल सीक्वेंस देखो, हॉलीवुड से कम नहीं है। ये अगर अच्छे से चल जाती तो हम लोग को अपने घर का टिन मिल जाता और रणबीर को पैसों के लिए चिगमा नहीं बनना पड़ता। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। म्यूजिकल से याद आया एक ऐसी फिल्म जो अच्छे खासे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर का करियर खा गई, कैट। ऐसी बिग बजट म्यूजिकल जो डरावने सपने जैसी लगती है। बहुत कम लोगों ने उसे देखा होगा, अच्छा ही है। और इस वीडियो के बाद भी मैं नहीं चाहता कि जाके उसे तुम लोग देखो। इसे अडेप्ट किया था ब्रॉडवे प्ले से, जो वहाँ 40 साल से भी ज्यादा चल रहा है और पूरे दुनिया में हाउसफुल रहता है। और इसके लिए एक से एक बड़े एक्टर को ले लिया, यहाँ तक कि टेलर स्विफ्ट को भी ले लिया था। और डायरेक्टर चूज किया था उस डायरेक्टर को जिसने ऑस्कर तब जीता जब नोलन ने इंसेप्शन लाई थी। तो ये सब तो होना ही था, क्योंकि नोलन की नजर से तो भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर शुरू हुआ बिल्लियों का आतंक। इसके एक भी सीन जाके देख लो, तुम लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रात की नींद उड़ जाएगी। और ये रिएक्शन कोई नया नहीं है। जब इसका ट्रेलर पहली बार आया था तब भी सब लोग का यही सब रिएक्शन था कि क्या बना दिया है इन लोगों ने। इतना क्रिंज बना दिया, कोई कैसे झेल सकता है। और वीएफएक्स की पूरी खिचड़ी लग रही थी, किसी को भी ये पसंद नहीं आया सिवाय मेरे मामा के, जो बार बार इसका ट्रेलर देख के उत्तेजित हो रहा था। वो तो आज भी इसकी सीक्वल के लिए बाथरूम में इंतजार कर रहा है। इस डायरेक्टर ने पहले भी म्यूजिकल बनाई थी जो कि बहुत हिट हुई थी, पर इस बार क्या ऐसा हो गया जो इतनी बकवास बना दिया। तो उसके लिए बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये इतना ओवर बजट करते जा रहा था, जबरदस्ती के बड़े एक्टर्स और मेकअप के बदले पूरा सीजीआई, जिसके वजह से वीएफएक्स आर्टिस्ट को कम से कम 80 से 90 घंटे एक हफ्ते में काम करना पड़ रहा था इस फिल्म पे। फिर भी प्रीमियर के कुछ घंटे पहले तक इस फिल्म के वीएफएक्स पे काम चल रहा था। रिलीज के बाद तो इसका और बुरा हाल हुआ, अपना बजट कवर नहीं कर पाई, हर जगह गाली खाती रह गई। और स्टूडियो ये नहीं चाहती कि कोई भी ये फिल्म देखे, पूरा दबा के रख दिया है। पर सबसे बुरा हुआ बेचारे डायरेक्टर के साथ। ये देखो, इसके बाद उसे एक भी फिल्म नहीं मिली। एक टाइम पे जो ऑस्कर जीतने वाला डायरेक्टर आज देखो बेरोजगार बैठा हुआ है। बैठे बिठाए बिना मेहनत के एक काम किया जा सकता है, करोगे? वही सलाखें गिनना। तो कभी खुद को टॉर्चर करने का मन करे, आराम से जाना, ये फिल्म पूरी देख लेना। मौत को छू के
टक से वापस आ सकता हूँ। अब ये थर्ड फिल्म जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर है और शायद सिनेमा हिस्ट्री की भी सबसे खतरनाक डिजास्टर बनी थी। कोई फ्लॉप फिल्म डायरेक्टर या एक्टर का करियर खत्म कर सकती है, पर ये इतनी खतरनाक फ्लॉप हुई थी कि पूरे के पूरे स्टूडियो को खा गई। ये सब हुआ इस डायरेक्टर की सनक के वजह से। फिल्म का नाम था हेवेंस गेट। कोई ऐरा गैरा डायरेक्टर उठकर जाए और फिल्म बनाने के लिए उसे ऐसे ही ब्लैंक चेक नहीं मिल जाने वाला। ये भी कोई गया गुजरा डायरेक्टर नहीं था। डियर हंटर बनाई थी रॉबर्ट डिनेरो के साथ। उसने बेस्ट डायरेक्टर और पिक्चर का ऑस्कर जीता था। तो अब समझ सकते हो ये बंदे का लेवल क्या चला गया था। स्टूडियो खुश होकर 11 मिलियन ऐसे ही फेंक के मारे कि जो फिल्म बनानी है बनाओ। और फिर क्या था, ये लग गया अपनी लॉरेंस ऑफ अरेबिया बनाने के चक्कर में। ये एक एपिक वेस्टर्न ड्रामा बना रहा था और इसे एक भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। बड़े बड़े सेट, एकदम सुंदर सिनेमाटोग्राफी, टॉप के एक्टर, सारी चीज इसको चाहिए थी। चाहे कोई भी चीज कितना टाइम लग जाए, ये उसे अपने हिसाब से ही करने वाला था। बड़े से शहर का सेट बनवा दिया इसने, पर उस सेट से बड़ा तो इसका ईगो था। गली का गैप 6 फीट के आसपास इसे और बढ़ाना था, तो पूरे सेट को तोड़कर वापस से इसने बनवा दिया। और ये जब सिनेमेटोग्राफी के लिए गोल्डन आवर सेलेक्ट करता था, मतलब वही शाम का टाइम जो बहुत सुंदर देखने में लगता है, पर वो कुछ मिनट के ही लिए रहता है। तो अगर उस बीच में अच्छे से मिल गया शॉट तो ठीक है, वरना वही सेम शॉट ये अगले दिन वापस ट्राई करवाता था। और कितने बार तो घंटों तक वेट करवाता खाली बादल का सही पोजीशन आने के लिए। शूटिंग डिले होते जा रही थी, जिस जमीन पे शूट कर रहे थे उसका रेंट बढ़ते जा रहा था और डायरेक्टर को टेंशन ही नहीं हो रही थी और धीरे से प्रोडक्शन चलाते जा रहा था। क्योंकि एक ट्विस्ट है, वो जमीन थी इस डायरेक्टर के ही नाम पे, माइकल माल्या। क्या चाहिए तुझे? जमीन ना? कल किसी के नाम पर थी, कल को किसी और के नाम पर होगी। कब्र की 6 गज जमीन भी अपनी नहीं होती। क्यों इस तरह पागल हो रहा है? तुमको लग रहा होगा कि डायरेक्टर को लात मार के क्यों नहीं निकाल दिया। वैसे निकाल तो देते, पर प्रोडक्शन इतना आगे बढ़ गया था कि अब कोई उसके जगह आके लेने ही नहीं चाहता था। 11 मिलियन के बजट को 44 मिलियन इसने कर दिया। और जब एडिटिंग का टाइम आया तो खुद को और एडिटर को रूम में बंद कर दिया। स्टूडियो वाले किसी को तब तक फिल्म नहीं देखने दिया जब तक फाइनल कट रेडी नहीं हो गया, जो कि था 5.5 घंटे के आसपास का। उन लोगों ने बहुत बोला, तब जाके उसे 3.5 घंटे का इसने कर दिया। और रिलीज के बाद तो बस काम खत्म था। कोई भी इस फिल्म को भाव नहीं दे रहा था। मुंह पे बोल देते कि क्या बोरिंग फिल्म बनाई है। इसका करियर तो खत्म था ही, पर जब फिल्म ने सिर्फ 3 मिलियन कमाया तो स्टूडियो भी पूरा डूब गया। यूनाइटेड आर्टिस्ट जो MGM को बिक गया। और लास्ट फिल्म ये बताती है कि आर्टिस्ट की सही टाइम पे रिस्पेक्ट ना करने पे हम लोग क्या कुछ खो सकते हैं। कागज के फूल गुरुदत्त की सबसे एम्बिशियस फिल्म थी, प्यासा के बाद जिसको ये बना रहे थे, पर उससे भी एपिक और पर्सनल स्टोरी बनाते जा रहे थे इसे। टेक्नोलॉजी से लेके स्टोरी टेलिंग दोनों में ये एडवांस थी। 8.5 से पहले ये थी फिल्म अबाउट फिल्म, और ये थी इंडिया की पहली सिनेमा स्कोप में शूट होने वाली फिल्म। जिसको नहीं पता है बता दूं, इतना वाइड फॉर्मेट होता है। जो हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे ब्लैक बार रहता है। अपने यहाँ के कितने थिएटर भी इतने एडवांस नहीं थे, उस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज की थी। इसके लिए कैमरा भी बाहर से इंपोर्ट किया और अलग अलग लेंस बनवाया था। इतनी एम्बिशियस फिल्म थी ये। और ये हद से ज्यादा पर्सनल फिल्म थी, क्योंकि गुरुदत्त ने अपने पीक पे सबसे एम्बिशियस फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसकी स्टोरी थी एक डायरेक्टर अपने पीक पे सबसे एम्बिशियस फिल्म बनाता है और उसकी पर्सनल लाइफ की वाट लगी हुई है। वो फिल्म रिलीज होती है, फ्लॉप हो जाती है, वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, डायरेक्शन छोड़ देता है और अपने ही स्टूडियो में अकेले मरा हुआ मिलता है। जानता हूँ आपको 5-7 लाख का नुकसान हुआ है। ये थी इंडिया की उस टाइम की सबसे महंगी फिल्म। जब ये रिलीज होती है तब क्या होता है, ये फ्लॉप हो जाती है, गुरुदत्त डिप्रेशन में चले जाते हैं, डायरेक्शन छोड़ देते हैं, बस एक्टर और प्रोड्यूसर रहते हैं। और कुछ टाइम बाद तब से कांटेक्ट तोड़कर अकेले रहते हैं और अपने ही अपार्टमेंट में उनका ट्रेजिक एंड हो जाता है। अगर डार्क और डिप्रेसिंग फिल्म की बात करें तो ये शायद सबसे टॉप पे आती है। जब रिलीज हुई थी किसी को ये इसलिए भी नहीं पसंद आई क्योंकि सबको एंडिंग बहुत ज्यादा ही डार्क लग रही थी। और मेरे लिए तो पर्सनली ये इंडिया की सिटीजन केन है और प्यासा से ज्यादा मुझे ये पसंद है। इतने सालों बाद आज इसे मास्टरपीस माना जाता है। ये ही इंडियन ऑडियंस की सबसे बेकार आदत है, टाइम रहते किसी फिल्म को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। अगर गुरुदत्त की ये फिल्म को उस टाइम पे समझ लिए होते तो शायद हम लोग को और कई मास्टरपीस देखने मिलती, और उससे इम्पोर्टेंट इतने अच्छे आर्टिस्ट का मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना। ऐसा एंड नहीं होता।